रिपोर्ट आती है जिस पर की खूब चर्चा होती है। मामला तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन देश भर में चर्चा हो रही है। पिछले 8-9 साल से तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है बीजेपी की। और ये देखना चाहिए कि जो पलायन संभल का है, ये इस दौरान भी हुआ है या इसके पहले हुआ है। 45% की आबादी वाला हिंदू 15% में पहुंच गया और मुस्लिम आबादी 45% पे पहुंच गई, तो क्या उसका कारण सिर्फ रोजगार है? मुझे तो नहीं लगता। ये पता लगाना चाहिए कि जस्ट वेस्टर्न यूपी में से पलायन नहीं होता था, वहाँ पर एक सर्टेन पॉकेट्स कैराना और संभल यही क्यों होते हैं। जो चिंता का विषय ये है कि ये एक गोपनीय रिपोर्ट है जो इतने सार्वजनिक रूप से चर्चा में है, और उस चर्चा को जो रंग दिया जा रहा है, मुझे थोड़ी उससे चिंता हो रही है। केवल हिंदू बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय हो जाए, मुसलमान बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय हो जाए, इस बिना पर डेमोग्राफी परिवर्तन का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। मजहबी आधार पर अपनी सत्ता और ताकत की बदौलत किसी दूसरे धर्म के स्थलों को जमींदोज कर दिया जाए, कब्जे कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, अगर वहां उनके कारण बाहर से आके आतंकवादी नेटवर्क बना के और यहाँ से केंद्र बना के दूसरे देश में आतंकवाद करें और वो हमारे चुनाव जीतने के लिए मुद्दा बनाना पड़े, तो इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। मेरे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। शानदार पैनल, रामकृपाल सिंह जी, पूर्णिमा त्रिपाठी जी, मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं और विनोद अग्निहोत्री, अमर उजाला सलाहकार संपादक भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक रिपोर्ट आती है जिस पर की खूब चर्चा होती है। मामला तो उत्तर प्रदेश का है, लेकिन देश भर में चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं संभल की रिपोर्ट की, जिस पर जमकर सियासत हो रही है, जमकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष इस बात को उठा रहा है कि यह देखने वाली रिपोर्ट है, और विपक्ष कह रहा है कि इसे राजनीतिक हथियार बनाना बिल्कुल गलत है। क्या है इस रिपोर्ट के पीछे की कहानी और क्यों इस पर जमकर सियासत हो रही है, इसी पर एक छोटी सी चर्चा लेकर हम खबरों के खिलाड़ी में आज के विषय के साथ हाजिर हुए। आज की शुरुआत विनोद अग्निहोत्री सर के साथ ही करेंगे। सर, संभल की ये रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि अब सिर्फ 15% हिंदू ही वहां बचे हैं, ये रिपोर्ट आई और संभल का जिक्र राजनीति के साथ होने लगा। हालांकि संभल हमेशा से राजनीति का विषय रहा है, लेकिन यह रिपोर्ट अब विपक्ष कह रही है कि इसे सियासी हथियार बनाकर एक खास कौम को बरगलाने की कोशिश हो रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, संभल की जो रिपोर्ट है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है। सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट है। अब उसमें कितना सरकारी असर है, कितना नहीं असर है, ये तो रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दी गई है, विधानसभा की पटल पर पेश नहीं हुई है। हालांकि उसके बावजूद लीक हो गई। गोपनीय रिपोर्ट लीक हो जाना भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि भाई कैसी गोपनीयता जो लीक हो जाए। लेकिन चलिए, चूंकि रिपोर्ट के जो तथ्य आए हैं अधिकृत रूप से नहीं आए हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से और उससे आए हैं और सरकार ने उसको खंडन भी नहीं किया है, तो उसको मानना चाहिए। संभल में 45% हिंदू थे 1947 में, जो घट करके जैसा कि रिपोर्ट कर रही 15% 20% हो गए हैं। तो ये चिंताजनक बात है। लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। पिछले 8-9 साल से तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में 11 साल से सरकार है बीजेपी की। और ये देखना चाहिए कि जो पलायन संभल का है, ये इस दौरान भी हुआ है या इसके पहले हुआ है। ये थोड़ा सा रिपोर्ट से अगर अब रुक गया इन सरकारों के आने के बाद, तो ये अच्छी बात होगी कि भाई उस सरकार ने कुछ काम किया। अगर नहीं रुका है और उसके बाद भी हुआ है 2014 के बाद और 17 के बाद, तो इन सरकारों की भी विफलता मानी जाएगी कि भाई जो विफलता पुरानी सरकारों की थी उसमें आप भी शामिल हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि देखिए, पलायन सिर्फ सांप्रदायिकता की वजह से हुआ, मुसलमानों की कथित रूप से जो आतंक की बात की जा रही है उसकी वजह से हुआ, या उसका भी एक हिस्सा रहा होगा, या और भी कारण है। क्योंकि पलायन आज अपने अपने गाँव में अगर आप लोग जाएँ तो वहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे घरों में ताले बंद हैं। मेरा गाँव जो है ब्राह्मण बाहुल्य गाँव था। आज जब मैं जाता हूँ तो वहाँ ज़्यादातर घरों में ताले बंद हैं। जो लड़के थे वो जब नौकरियाँ का निकल गए, खेती बिक गई, कुछ पिछड़ी जातियों के लोगों ने, ये हर गांव की स्थिति। मतलब तो अब चूंकि हिंदू और मुसलमानों में शिक्षा का रेशो अनुपात बहुत फ़र्क है, ज़्यादा शिक्षा और जो रोजगार के साधन अवसर हिंदुओं में ज़्यादा ओपननेस है, और मुस्लिमों में घेटाइज़म भी है। तो कई परिवार शायद इसलिए भी वहाँ से गए होंगे कि भाई लड़का चला गया बाहर नौकरी करने, बड़े बुजुर्ग ख़त्म हो गए, भाई वहाँ चले, तो 1% इस सभी पलायन हुआ होगा। तो लेकिन कारणों का पड़ताल की जानी चाहिए। अगर ये पलायन महज सांप्रदायिक कारणों से हुआ है, बहुत चिंतनीय बात है। किसी का भी नहीं होना चाहिए, ना हिंदुओं का हो ना मुसलमानों का हो। रेशो बिगड़ना नहीं चाहिए, अनुपात। और
अगर और भी कारण है तो उनको भी सामने लाया जाना चाहिए कि इतनी वजह से ये पलायन, दंगों के तुरंत बाद, देखिए दंगों के तुरंत बाद पलायन हुआ तो इसका मतलब दंगों के कारण हुआ, उसके बाद रुक रुक के हुआ तो कारण की जांच कमेटी ने की है क्या, या खाली नंबर दे दिए? और जिन लोगों ने पलायन किया उनसे बात करके पूछा भाई आप क्यों वहाँ से गए? तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ संभल ही नहीं, देश के, प्रदेश के हर शहर पर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि भाई इस तरह का पलायन अगर हो रहा है सिर्फ सांप्रदायिक कारणों से तो गलत है, दूसरे आर्थिक कारणों से हो रहा है तो ठीक है, ये तो एक प्रक्रिया है। अब मेरा बेटा बम्बई में जाके बस जाएगा, मैं कानपुर से आगे दिल्ली में बस गया, नोएडा में बस गया, रामपाल जी सुल्तान आजमगढ़ से आकर के जो है वहाँ से दिल्ली में है, तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हम लोग। लेकिन अगर वैसे हो रहा तो गलत है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, उसमें कुछ रिपोर्ट में कुछ ये भी कि अलकायदा भी वहाँ आ गई है, आतंकवादियों के ठिकाने भी हैं और ये भी है, तो वो भी बहुत जाँच का विषय है और पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए चिंता की बात है। मुझे लगता है कि इसमें भी फिर ये देखा जाएगा कि पिछले 7-8 साल से हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो क्या कर रही हैं, क्योंकि अब आप खाली अखिलेश पे ऐसा हुआ या कांग्रेस के टाइम में उसको कह नहीं टाल सकते। ये आप कह सकते थे जब देश सरकार सुरक्षा के 1 साल तक आप कह सकते हैं, लेकिन 8 साल 10 साल एक बड़ा पीरियड होता है जिसमें आपको प्रशासन जो है वो काम करता है। तो मुझे लगता है इन सारे मामलों पर तथ्यात्मक रूप से विचार करना चाहिए। रही बात राजनीति की, तो राजनीति तो लोकतंत्र में हर मुद्दे पर होती है। सत्ता पक्ष इस रिपोर्ट का फायदा 2022 के 27 चुनाव में उठाने की कोशिश करेगा, विपक्ष कहेगा कि एक बार को हैरेस करने की बात है, तो राजनीति तो होगी। राजनीति तो इस देश में मतलब जब एक अदने से कार्यकर्ता के अपशब्द और अभद्रता और गाली गलौज पे होती है, तो ये तो बड़ा मुद्दा है, इस पर क्यों नहीं होगी? तो राजनीति हो, ये है कि मतलब राजनीति से ज्यादा गंभीर चिंतन और गंभीर मंथन का विषय है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विनोद सर। अवधेश सर, मेरे जो खबरों खिलाड़ी के दर्शक हैं या हमारे जो खबरों खिलाड़ी के दर्शक हैं वो इस तरीके के विषयों पर आपकी टिप्पणी का बड़ा इंतजार करते हैं। 45% से 15% आ जाना चिंता का विषय है, क्या सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या इस पर कुछ संजीदगी से, गंभीरता से सोचा जाएगा कि 15% हिंदू सिर्फ बच गए संभल में? ये चिंता का विषय घट गया तभी था, रिपोर्ट आने के बाद क्यों चिंता होनी चाहिए? संभल में हिंदुओं का पलायन आज़ादी के बाद से होता रहा। देखिए इस रिपोर्ट के जो भयानक पहलू हैं, अभी विनोद जी ने कहा कि राजनीतिक लाभ उठाएंगे। अगर देश की स्थिति ये हो जाए कि मजहबी आधार पर अपनी सत्ता और ताकत की बदौलत किसी दूसरे धर्म के स्थलों को जमींदोज कर दिया जाए, कब्जे कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ कुछ जगह दूसरे मजहब के धर्म के स्थल खड़े हो जाएं, अगर वहाँ उनके कारण बाहर से आके आतंकवादी नेटवर्क बना के और यहाँ से केंद्र बना के दूसरे देश में आतंकवाद करें और वो हमारे चुनाव जीतने के लिए मुद्दा बनाना पड़े, तो इससे भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। उसका जो मुख्य पहलू क्या है, उसका ये है कि जो उमर था, उमर जो कि अलकायदा से जुड़ा हुआ था, वो वहाँ रहा है, बाद में वो मारा गया अफगानिस्तान में। उसके बाद 3 आतंकवादियों का नाम ले आईएसआई से जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग आईएसआई का तो पकड़ा ही गया था, पकड़ा गया था। आईएसआई का तो संभल से पकड़ा ही गया था। 3 आतंकवादी जो अमेरिका के 10 वांटेड सूची में से एक वहां रह रहा था। अभी भयानक परिस्थिति है, वहां से वो साउथ एशिया का नेटवर्क चलाता था, क्योंकि अभी हम लोग के पास पूरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन चूंकि मजिस्ट्रेट ने, न्यायिक आयोग है ये, उसने जांच की है तो उसने फैक्ट्स तो सारे दिए हैं ना। उसमें यह भी बताया गया है कि कैसे शफीकुर रहमान वर्क ने जो हरिहर मंदिर था, जहां जहां की हवन होते थे, उसको कब्जा करवा के वहां बजूखाना बनवाया, और मुसलमानों ने बताया है कि देखते देखते इतना बड़ा हो गया, हम तो देखें अपने समय में भी यहाँ पूजा पाठ होते हुए। ये सब चीजें अगर बता रही है कि 67 वहाँ हिंदुओं के मंदिर और बाकी जमींदोज कर दिए गए, और 76 के दंगों में कैसे बताया गया कि शफीकुर रहमान बर्क, उनके परिवार की भूमिका थी, संपत्तियों पर कब्जा किया गया। इसमें बच्चियों के साथ सबसे जो दुराचार की इसमें है कि ऐसी स्थिति बच्चियों के साथ दुराचार हुए हैं, और इन सब कारणों से वहाँ से हिंदुओं को छोड़ के जाना पड़ा है। तो हमारे ही देश में अगर ये परिस्थिति पैदा हो गई है, और ये रिपोर्ट पर तब मुझे संदेह होता कि ये सब स्थितियां वहां दिखाई नहीं पड़ती। जो 24 नवंबर 2024 के हिंसा की जो बात हो रही है, उस हिंसा के भी कारण उसने बताया है कि हिंसा के पीछे कैसी योजना थी। जर्मनी के हथियार पकड़े गए थे,
2 देशों के वहां कारतूस निकले हैं वहां से आए हुए। अब ये जर्मनी के हथियार कहां से आए, वो कारतूस पाकिस्तान से दूसरे देश से वहां कैसे पहुंचे हैं, ये भी देखने की जरूरत है। उसमें बताया गया है कि उस हिंसा के लिए मीटिंग हुई थी, चारों तरफ से लोगों को इकट्ठे किए गए थे और वो आगे बड़ी कार्रवाई की योजना थी। तो ये सारी परिस्थिति, अब कुछ नाम दिए गए हैं उसमें, जो हमने थोड़ी बहुत बातचीत की है कि उसमें पलायन करने वालों के नाम है, उनके बयान है कि आप कैसे पलायन किए, आपके साथ क्या हुआ था, वो सब करके है। ये 450 पेज की रिपोर्ट है ना, ये सारा करके है। पुरानी कुछ तस्वीरें डाली गई है कि हाँ यहाँ चीजें थी, उसकी पुरानी तस्वीरें निकालो, वो सब उसमें डाली गई है। तो ये बहुत भयानक स्थिति है कि संभल पहले भी हमारे हाथ से निकला हुआ था। हम लोग कुछ यात्राएं, मैं गंगा यात्रा के दौरान उस क्षेत्र में था तो मुझे ऐसा महसूस होता था, वहां से लेकर के और बदायूं तक। लेकिन ये चीजें पहले से मालूम है भाई। 91 की जनगणना तो हमारे सामने है ना, 2001 की जनगणना आपके सामने है, 81 की जनगणना आपके सामने है। तो वो तो क्रमबद्ध रूप से वो हुआ ही है। इस समय का एक आंकड़ा है कि 15 से 20 के बीच होगा, 16% हो जाएगा, 17%, 20 से ज्यादा नहीं है, 19 के आसपास होगा या 15 के आसपास होगा, 15 से 1% कम भी हो सकता है। तो हमारे देश में ये भयावह परिस्थिति पैदा हुई, ये बताता है कि डेमोग्राफी जो है, डेमोग्राफी चेंज होने से परिस्थितियां क्या पैदा होती है। और यही बताता है कि इस समय प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो डेमोग्राफी कमीशन समिति बनाई है, हाई पावर कमेटी जो बन रही है, कि आप एक साथ इसकी जांच करिए, जांच के साथ कार्रवाई करिए और इसको समाप्त करिए इस देश से, वो भी इससे सत्यापित होता है। अब विपक्ष अगर राजनीति कर रही है तो विपक्ष को इसके विपरीत तथ्य देने चाहिए, नहीं तो यही माना जाएगा कि आप जानबूझ करके मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों में भी मैं मानता हूं कि इस देश का मेजॉरिटी मुसलमान इस देश के साथ है, वो आतंकवादी संगठनों के साथ नहीं होगा, लेकिन 5%, 10% जो बाहुबली पॉलिटिकली हो जाते हैं, वो जब उस ढंग से करते हैं तो उसमें बहुत सारे शामिल भी हो जाते हैं डर से या भय से। तो वो जो एक कोशिश हो रही है कि देश के फंड आप अगर सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब कट्टरता आधारित हिंसा को, और उस हिंसा के कारण जो दूसरे समुदाय को पीड़ा होती है, उन सबको आप नजरअंदाज करके और इस स्थिति को बढ़ावा देना चाहते हैं। संजीदा विषय है, चिंता का विषय है। सुनील सर, रिपोर्ट आई तब उस पर चर्चा शुरू हुई, क्या राजनीतिक चश्मे से देखना इस रिपोर्ट को सही है? और दूसरी बड़ी बात कि अगर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर बहुत सारे इस तरीके के आतंकी संगठन हैं, जिनके लोग हैं, जिनके अड्डे वहाँ पर हैं, जो चलाया जा रहा है, तो दूसरा सवाल ये भी है कि सरकारें क्या कर रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, क्यों इस रिपोर्ट का इंतजार? ये आपका सवाल महत्वपूर्ण है कि सरकारें क्या कर रही हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं। राजनीतिक ये जो रिपोर्ट आई है, दो रिपोर्ट आई है। एक सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, उसको भी आप पढ़ लीजिए। ये जो रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट की आप चर्चा कर रही हैं, अभी अधिकृत रूप से सामने नहीं आई है, लीक हो रही है। वहाँ पे किसी भी जगह पे आप छोटे छोटे मोहल्ले में चले जाइए, लखनऊ में चले जाइए, आप कल का इलाहाबाद, आज का प्रयागराज चले जाइए, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में नए मोहल्ले बसे, जहाँ पे दोनों समुदाय के लोग, हिंदू भी रह रहे थे, मुसलमान भी रह रहे थे, और लगभग बराबरी में कोई किसी से कम नहीं था। उन इलाकों में हिंदुओं ने अपने मकान बेच दिए और वहाँ मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, और वो लोग वहीं से निकल करके शहर के दूसरे हिस्से में रहने लगे। पलायन क्यों हुआ, आपको उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। पलायन केवल इसलिए हो गया कि नहीं तो इनका ये डेमोग्राफी बदलने के लिए पलायन हो रहा है। हमारे गांव में, जैसे विनोद जी ने उसका उल्लेख किया, हमारे गांव में हिंदू समुदाय के लोग, हिंदुओं में भी बाबू साहब लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, घटती चली गई। तो इससे थोड़ी घटती चली गई, किसी ने उनको दबा दिया, आर्थिक रूप से दूसरी जगह, आर्थिक कारण थे उनके। दूसरी चीज कि जो आतंकवादी आए, क्यों आ गए, कब आए, किस रिजीम में आए। अगर अफगानिस्तान का आतंकवादी पहुंच गया संभल में, तो उसके लिए तो राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रामनरेश यादव जी की रही हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की रही हो, चाहे मायावती जी की रही हो, चाहे कल्याण सिंह जी की रही हो। अगर जब भी हुआ है किसी भी इलाके में, चाहे संभल हो और चाहे वो नोएडा हो, अगर वहाँ आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं, वो चिंता का विषय है। लेकिन उन मूल कारणों के बजाय उस विषय पर राजनीति करने लगना कि डेमोग्राफी बदल रही है। अरे डेमोग्राफी कहाँ की नहीं बदल रही है, शहरों की, देहातों से अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। खेती किसानी छोड़ करके लोग जो शहर में आकर के नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। हम
अपनी खेती योग्य ज़मीन को यूं ही छोड़े पड़े हुए हैं, वहाँ उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुद्दों को राजनीतिक लिहाज से या राजनीतिक लाभ के लिहाज से उसकी अगर आप व्याख्या करेंगे, मूल चिंता का विषय ये होना चाहिए। डेमोग्राफी का बदलना किसी भी जगह पर यह बड़ा सवाल है। संस्कृति का नुकसान होता है, परंपराओं का नुकसान होता है, कला का नुकसान होता है, रहन सहन का नुकसान होता है, लेकिन इसकी व्याख्या इसलिए होनी चाहिए कि आखिर हो क्यों रहा है। केवल हिंदू बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय हो जाए, मुसलमान बढ़ रहे हैं ये चिंता का विषय हो जाए, इस बिना पर डेमोग्राफी परिवर्तन का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। उन कारणों की विशद व्याख्या होनी चाहिए, उन कारणों की तलाश की जानी चाहिए जिस वजह से हो क्यों रहा है, जिस वजह से हो रहा है। राकेश सर, जिस तरीके से इस रिपोर्ट को लेकर मुद्दे सामने आ रहे हैं, राजनीति शुरू हो गई, जब मैंने कहा भी कि राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, ये मुद्दा बहुत संजीदा है। आर्थिक कारणों से पलायन हुआ तो समझ में आता है, लेकिन 45% से 15% हिंदू रिपोर्ट कह रही है कि उसके पीछे सांप्रदायिक कारण थे। सरकारें कितनी जिम्मेदार हैं और कितना संजीदा विषय है ये, इस पर काम करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम संभल को फोकस करके चल रहे हैं, जबकि डेमोग्राफी चेंज होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों पे ही ये क्यों चेंज हो रही। देश के 9 राज्यों में से लगभग 200 जिले ऐसे हैं जहां डेमोग्राफी चेंज हुई है। फिर यदि पलायन हो रहा और रोजगार के लिए पलायन हो रहा, तो एक ही समुदाय का व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता है क्या दूसरे समुदाय को वहां पर्याप्त रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल ठीक। या वो इतना संपन्न है कि उसको बाहर रोजगार में जाने की जरूरत नहीं है? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए पलायन रोजगार के लिए हो रहा है ये कहना भी कठिन है। दूसरा, असम का भी हेमंत बिस्वा शर्मा जी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई कि 1951 में जिस असम में 12% मुस्लिम आबादी थी, वो आज 40% पहुंच गई है। तो क्या जन्म दर इतना बढ़ गया वहाँ पे एक ही समुदाय का? फिर कई राज्यों में ऐसे हैं, असम में ही कई जिले ऐसे हैं जहाँ बहुसंख्यक हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। तो संभल में भी कैसे हुआ ये कि 45% की आबादी वाला हिंदू 15% में पहुँच गया और मुस्लिम आबादी 45% पे पहुंच गई? तो क्या उसका कारण सिर्फ रोजगार है? मुझे तो नहीं लगता कि सिर्फ रोजगार है। इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय सामाजिक चश्मे से देखने की ज़रूरत है और इस डेमोग्राफी परिवर्तन को रोकने की आवश्यकता है। और तभी आप घुसपैठ और बाकी लोगों की पहचान कर पाएंगे और भारत के मूल नागरिक का जो हक छीन रहा है उसको आप दे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और इसके लिए सरकारों को ही संजीदा होना पड़ेगा। मैम, रिपोर्ट वाकई में चिंता का विषय है और आर्थिक वजह से ही सबने पलायन किया होगा, ये आप और हम बखूबी जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होगा। सरकारें कितनी जिम्मेदार, और अब मैं एक कदम और आगे आपसे चाहूँगी कि क्या और करना चाहिए जिससे इस तरीके के जो इलाके हैं उन पर जो ये चीज़ें हो रही हैं इसे रोका जा सके। देखिए, अभी राकेश शुक्ला जी ने एक बात कही, मैं उसी से शुरुआत करूंगी। उन्होंने कहा कि इसको सिर्फ एक राजनीतिक या आर्थिक दृष्टि से नहीं देख के एक सामाजिक समस्या की तरह इसको देखना चाहिए कि किसी भी एरिया की डेमोग्राफी अगर चेंज हो रही है तो वो क्यों हो रही है, क्या उसके कारण है। ये वाकई में एक बहुत सीरियस विषय है और उसके ऊपर सरकारों को, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पिछली सरकारों ने नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, या अब इस सरकार को वॉर फुटिंग पे करना चाहिए। सभी सरकारों को इस पर अलर्ट रहना चाहिए था, ये एक बात अपने आप में सच है। लेकिन 2 चीज़ें उसमें और भी हैं जो कि मैं बताना चाहूँगी। जो पलायन का मामला है वो हम अपने आसपास के क्षेत्रों में भी देख रहे हैं कि बहुत सारी वजहें होती हैं जब एक जगह से लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, और वो मोबिलिटी हमने देखा है कि हिंदू कम्युनिटीज़ में ज़्यादा है, चाहे जो उसकी वजह हो। मैं ये नहीं सिर्फ कह रही हूँ, लेकिन नौकरी का हो गया, रोज़गार का हो गया। एक गांव से लोग उठ के शहर आ जाते हैं, शहर से उठ के विदेश चले जाते हैं, तो उनके पीछे जो रह जाते हैं वो एरिया खाली हो जाता है। धीरे धीरे वो एरिया से वहाँ के लोगों में उनकी संख्या कम हो जाती है। तो एक वजह ये होती है जिसकी की वजह से एक जगह की डेमोग्राफी चेंज होती है। उत्तराखंड में कई ऐसे गांव हैं प्रतीक्षा, जो कि हम जानते हैं कि वहाँ से लोग जितने एबल मैन फोक हैं, यंग एज वाले, वो सब आर्मी में जाके भर्ती हो जाते हैं और वहाँ के सिर्फ बुजुर्ग लोग रह जाते हैं, वहाँ युवा जनसंख्या रही नहीं गई है। तो वजहें अलग अलग तरह की होती हैं। जो चिंता का विषय ये है कि ये एक गोपनीय रिपोर्ट है जो इतने सार्वजनिक रूप से चर्चा में है, और उस चर्चा को जो रंग दिया जा रहा है, मुझे थोड़ी उससे चिंता हो रही है, क्योंकि वो बिल्कुल एक
एजेंडा सेट किया जा रहा है नेक्स्ट 5, 7, 10 सालों के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए। वो कम्युनिटी ही उसके लिए जिम्मेवार है। हर जगह जहां डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसको लेकर के एक एजेंडा पे बीजेपी अपना आगे कार्यक्रम चलाएगी, जो चिंता का विषय है। अगर सरकारों को ही जिम्मेवार ठहराना है तो 91 का सेंसस, अभी एक उदाहरण दिया गया कि 91 के सेंसस में भी ये बात सामने आई थी। अरे तो उसके बाद कल्याण सिंह की सरकार रही, कई बार रही, राजनाथ सिंह की सरकार रही, अरे 10 साल से तो, और अभी 8-9 साल से योगी जी हैं। तो सरकारों ने क्यों नहीं इस पे ध्यान दिया? उसको जानबूझ के अनदेखा करते रहे या क्या करते रहे? अगर आतंकवादी आके बस गए हैं, वो भी ISIS का आतंकवादी कोई बस गया है, तो ये क्या एक कम्युनिटी की प्लानिंग से हो रहा है? सरकारें क्या कर रही हैं? इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? तो हर मुद्दे को हमें एक ठीक है, लॉजिकल रूप से देखने की जरूरत है। उसको प्लीज काम करने की जरूरत है, ना कि उसको सिर्फ राजनीति उस पर मत करिए। आप जोड़ना चाह रहे जोड़ना ये चाह रहा हूँ कि ये जो बात हो रही है, अलकायदा IS का जो चीफ था मौलाना असीम उमर उर्फ सनाउल हक, वो भारत में आया नहीं था, वो संभल का ही था जो 2019 में अफगानिस्तान में मारा गया। तो वहाँ जो कई नाम आया है वो संभल का ही था, जिसको अमेरिका ने अपने 10 वांटेड लिस्ट में रखा था, वो संभल का रहने वाला था। ये ध्यान रखिए। और उसी की घोषणा जवाहिरी ने की थी कि हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ है। हाँ। आप कुछ सबसे भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रवासी होते हैं बिहार। पलायन करने की बजाय प्रवासी कहें तो ज्यादा अच्छा है। तो प्रवासी सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं, और वो देश के अनेक राज्यों में ही नहीं, दुनिया भर के अनेक देशों में हैं वो। लेकिन बिहार में सीमांचल में ही डेमोग्राफी क्यों चेंज हुई, मगध भोजपुर में क्यों नहीं चेंज हो रही, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए ये डेमोग्राफी को लेकर यदि बात की जा रही है, फिर यदि ये कहा जाता है कि सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं, तो यदि सरकार SIR कर रही है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? तो देखिए, यदि पहचान होती है तो विरोध होता है, पहचान नहीं होती है तो टिप्पणी होती है। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। एक रिपोर्ट आती है जिस पर कि इतनी चर्चा होती है, एक संकेत या यूं कहें कि इशारा जो राकेश जी ने दिया कि वो इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य हैं, डेमोग्राफी तेजी से वहीं क्यों चेंज हो रही है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इतना चिंता का विषय है तो सरकारें कहाँ हैं? देखिए, मैं बहुत सारे लोग बोल चुके हैं, मैं सारांश में बात रख रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जो भी रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, ऑफिशियल नहीं हुआ है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना मैं अभी उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन मोटे मोटे तौर पर जो चीज़ें हैं, वो रिपोर्ट न भी होती तब भी कुछ सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल कोई भी पूछेगा। देखिए, इसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में माइग्रेशन कैसे होता है, अगर आप देखें दो चीज़ें होती हैं। एक दौर था औद्योगिकरण के पहले, जब हमले, क्योंकि इधर असम से लेकर गुजरात तक तो हम समुद्र से घिरे थे, इधर हिमालय था, केवल गुजरात से कच्छ से लेकर के और पंजाब तक यही इलाका खाली था। सारे हमले यहाँ से हुए और सारे यहीं से उजड़े। वो मजबूरी का पलायन था। सिख उजड़े, कच्छी उजड़े, मारवाड़ी उजड़े, पूरी दुनिया में यही फैले। उसके बाद जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो कहाँ से लोग गए? आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लें। उत्तर प्रदेश में पूरब और पश्चिम, आप लखनऊ को सीमा मान लें, उधर से पूरब या इधर से, आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाएं, मेरठ का आदमी पान लगाता नहीं मिलेगा। आपको मिलेंगे बनारस, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और बिहार का वो इलाका, जहाँ जहाँ आबादी का घनत्व ज़्यादा था, जहाँ जहाँ लैंड बहुत कम थी, वहाँ लोग रोजगार के लिए बाहर गए। अगर आप याद करें, आप तो पूर्णिमा जी बिहार की हैं, सारे भिखारी ठाकुर से लेकर के और मिस्र वो तक की जो कविताएं हैं ना, कलकत्ता से आवेला झुमकबारी, यानी कलकत्ता और इन जगहों पर काम करने लोग सारे लेबर, अगर आप देख लीजिए, मेरठ का कोई लेबर नहीं मिलेगा। यानी वेस्टर्न यूपी से पलायन बिल्कुल नहीं हुआ। और ईस्टर्न यूपी का कोई भी, आप चले जाइए आजमगढ़, बनारस, बम्बई में जाइए, कलकत्ता में जाइए, हर दूसरा घर यही के लोगों को मिलेगा। यहाँ तो फिजी और पता नहीं कहाँ चले गए।
लेकिन जब सवाल है कि एक जनरल जो चीज़ होती है उसका अगर अपवाद कहीं होता है, सवाल यह है कि जो जिस वेस्टर्न यूपी से कहीं नहीं हुआ वहाँ संभल से ऐसा क्या हो गया। सर्टेन पॉकेट्स होते हैं जब यह सवाल उठता है कि क्यों हो रहा है। नॉर्मल ढंग से अगर आप देखिए तो हमेशा पलायन इसलिए हुआ, पलायन इसलिए नहीं हुआ कि पढ़ने चले गए बहुत सारे लोग। अभी बिहार में जैसे मैंने बताया आपको, चूँकि वेस्टर्न यूपी में लैंड ज़्यादा थी, अच्छे ढंग से लोग रहे, यहाँ माइग्रेट कम हुए। आप प्रतापगढ़ से लेकर के गाजियाबाद तक देख लीजिए, बहुत कम है। खेती जमीन भी नहीं है तो इस टाइम। मेरा ये कहना है कि ऐसे जो सर्टेन पॉकेट्स है वो अपने आप में उभारते हैं कि कहीं न कहीं जो सामान्य से असामान्य घटनाएं हो रही हैं। कैराना क्यों इतना शोर में आया? एक ज़माने में था फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, जब वो ये तीनों बाई इलेक्शन हो रहे थे, तीनों में बीजेपी हार गई थी। तो कहीं ना कहीं ये बात है जो 15 अगस्त को मोदी ने कहा है, सर्टेन पॉकेट्स में बात को हम मान लें कि डेमोग्राफिक असंतुलन बन रहा है और उसके लिए एक जो ये कमीशन बनाया गया है वो बहुत ज़रूरी है, देखा जाए, ताकि आज की तारीख में नहीं है लेकिन अगर यही रेशियो रहा तो आने वाला समय जो है वो बहुत खतरनाक समय होने जा रहा है। तो कोई भी जिंदा समाज अपने भविष्य के प्रति जो सतर्क रहता है वो चीज़ें देख ले कि उसके क्या कारण रहे हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स आ रहे हैं, घुसपैठिया आ रहे हैं, शरणार्थी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घुसपैठिया है तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ये पता लगाना चाहिए कि जस्ट वेस्टर्न यूपी में से पलायन नहीं होता था, वहाँ पर एक सर्टेन पॉकेट्स, कैराना और संभल, यही क्यों होते हैं? क्यों चर्चा? बिल्कुल एक सेंटेंस ऐड करूंगी। अभी सबने अपनी अपनी बात की, तो उसमें जो सामाजिक कारण है जिसके के ऊपर सबने चर्चा की है, हमें एज हिंदू कम्युनिटी मेंबर्स, हिंदू समाज का हिस्सा होते हुए ये सोचना होगा कि हिंदुओं में क्यों जनसंख्या कम हो रही है। संभल की रिपोर्ट आई है तो हमें पता है, बट ओवरऑल भी आप देखें तो हिंदुओं में जनसंख्या कम हो रही है क्योंकि जनरल टेंडेंसी हो गई है बच्चे नहीं पैदा करने की। हम अपने आसपास के समाज में देख ले, लोग लेट शादी करते हैं, लेट शादी करने के बाद नई बच्चे पैदा करते हैं, उनका कहना है कि हमें बच्चे चाहिए नहीं। तो ये क्या एक मानसिकता आ रही है, उसके ऊपर जो सामाजिक संगठन है उनको सोचना चाहिए। आरएसएस के संघ प्रमुख की एक बात आई थी कि हर हिंदू परिवार में 3 बच्चे होने चाहिए। आरएसएस अपने आप को सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन कहता है, वो क्यों नहीं काम कर रहा हिंदू समाज में इस चीज को लेकर? ठीक है, रिपोर्ट आने के बाद निश्चित तौर पर ये चर्चा का विषय जरूर हो गया है, लेकिन इसे राजनीतिक चश्मे से न देखकर संजीदगी से और गंभीरता से देखना है और सरकारों को एक साथ मिलकर इस पर काम करना है कि डेमोग्राफी चेंज होना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पर किस वजह से हो रही है ये बड़ी बात है। और संभल का जिक्र सांप्रदायिक कारणों से हो रहा है, शायद इसलिए हम और आप इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए। तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। शानदार चर्चा, शानदार पैनल, आप सबका भी बहुत शुक्रिया।